चलिए देखिए, यहाँ पर आज से हमारा रेलवे ग्रुप डी का रीजनिंग का जो शिफ्ट आया है 2018 में लेवल 1 पोस्ट में, सारे क्वेश्चनों को मैं एकत्रित करूँगा और एकत्रित करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप हल करके भी और कैसा लेवल आया है वो भी आपको साथ साथ में दिखाते चलूँगा। ठीक है, क्या करना है, वीडियो को आप लोग को डेली देखना है 10 से 15 मिनट समय देकर। इतना समय दे देंगे तो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आपको मतलब अगर लेवल 1 के ग्रुप पोस्ट के जो आप दे रहे हैं ये क्लियर हो जाता है तो आपको 2019 की जो वैकेंसी आई है 1,03,000 उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है क्या, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है विषम चुनिए। क्या है क्वेश्चन, विषम चुनिए। देखिए इसमें आपको क्या करना है, विषम चुनना है कि विषम इसमें क्या है। ठीक है, देखिए जिसमें हम फर्स्ट आकृति को यहाँ पर हम देख रहे हैं, फर्स्ट आकृति तो ये ऊपर वाला टी है, बिल्कुल सही है। नीचे भी उसकी सेम टू सेम आकृति बनी हुई है, इसका भी सेम टू सेम आकृति बना हुआ है। देखिए एन यहाँ पर, देखिए एन यहाँ पर भी है, एन यहाँ पर भी है। देखिए ये एन और ए तो दोनों सेम है, लेकिन एन यहाँ पर सेम नहीं है। कैसे, देखिए यहाँ पर एन इस तरीके से है तो कहीं ना कहीं एन बनने की प्रवृत्ति अगर यहाँ से इस कोने से है तो ये वाला कोना इधर जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन क्या किया गया है, एन यहाँ पर भी है और एन ऐसे ही बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये वाला कोना जो इधर भी के आकार का बन रहा है ये ए आकार का नीचे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो हमारा देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सी इज़ राइट आंसर। अब देखिए सी इज राइट आंसर होगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के हिसाब से देख कर मारना है। यहाँ पर देखिए पहला नंबर ऑप्शन सी दिया हुआ है तो पहला नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा क्या गया, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े और निष्कर्ष का चयन करें। कथन का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है, यानी कि कौन सा कथन है जो एक दूसरे को अनुसरण करता है। अब देखिए यहाँ पर सभी पंखुड़ियाँ, पहला देखिए पहला कथन हम देख रहे हैं यहाँ पर सभी पंखुड़ियाँ फूल है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम पंखुड़ियाँ बना लेते हैं, देखिए सभी जो ये मान लीजिए क्या है, पंखुड़ियाँ है, पंखुड़ियाँ को हम पी से लिख देते हैं और फूल को हम क्या लिखते हैं, एफ से लिख देते हैं समझने के लिए बस। ठीक है, अब देखिए इतना चीज़ बना दी, उसके बाद देखिए सभी पंखुड़ियाँ पीली है, जो सभी पंखुड़ियाँ सभी पंखुड़ियाँ तो फुल है लेकिन सभी पंखुड़ियाँ पीली है, तो कहीं ना कहीं इसी पे टच करके ये पंखुड़ियाँ हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए सभी पीले फूल हैं, क्या है, जो सभी पीले हैं वो फूल है। देखिए यहाँ पर से एक बात क्लियर होती है, मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा। देखिए क्या कहा गया यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले पहली पंक्ति को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पहली पंक्ति को क्या है, सभी पंखुड़ियाँ फूल है, जो सभी पंखुड़ियाँ है, मैं सभी पंखुड़ियाँ को, ये फूल हो गया, सभी पंखुड़ियाँ क्या है, फूल है। उसके बाद क्या बोला है, सभी पंखुड़ियाँ पीली है ना, तो यानी ये पंखुड़ियाँ जो है ये पीली भी है, क्या है, पीली है, यानी इसमें यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग पीली। ठीक है, सभी क्या है, पीली है। अब देखिए सभी पीले क्या है, फूल है। देखिए पीले के अंदर ही तो फूल आ रहा है, तो ये अब ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें हमने क्वेश्चन को अगर देखेंगे निष्कर्ष में कौन सा, सभी फूल पीले हैं, जो सभी फूल है क्या वो पीले हैं, सभी जो फूल है ये वाला फूल हो गया और पीले उसके अंदर है, तो कुछ बोले तो हो सकता है लेकिन सभी बोले तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या आंसर, सभी वाला गलत है। ठीक है, क्या है, सभी वाला गलत है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, चलिए देखिए अगला, सभी पीले पंखुड़ियाँ है, सभी पीले, सभी जो पीला है, पीला तो ये वाला भाग है, पंखुड़िया वाला ये है, तो क्या सभी पीले पंखुड़ियाँ है, तो नहीं है, यानी कि दोनों निष्कर्ष गलत है। क्या है, तो दोनों निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, चलिए तो हम यहाँ पर दोनों निष्कर्ष को गलत कर देते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कोई नहीं, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का ही है और ये सारे क्वेश्चन हमने 2018 के ग्रुप डी से लिया हुआ है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से उस सबसे उपयुक्त वेन आरेख खींचिए, यानी कि सबसे जो उपयुक्त वेन आरेख है उसी को आपको खींचना है और बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, घोड़ा, बंदर और बाघ। देखिए घोड़ा क्या है,
ये भी एक जानवर है। बंदर क्या है, ये भी एक जानवर है। बाघ क्या है, ये भी एक जानवर है। तो इसमें एक जानवर की कहीं तो बात नहीं कही गई है, नहीं तो जानवर की बात बोलता तो हम इसे जानवर करके और तीनों को अंदर में रख देते। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, जानवर की बात कहीं नहीं गई है, ठीक है, जानवर की बात कहीं नहीं गई है। तो हम क्या करेंगे, घोड़ा को भी अलग बना देंगे, बंदर को भी अलग बना देंगे और बाघ को भी अलग बना देंगे। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर, राइट आंसर इज सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला है देखिए, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है आपका चित्र, ऑप्शन ए में दिया है चित्र, ऑप्शन 2 में दिया है कोण डी बराबर 60 अंश। अब यहाँ पर आपको देखेंगे तभी आपको देखने से पता चलेगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिएगा आ रहा है, देखिए ऑप्शन ए में अगर हम देखेंगे तो ये तो आपका सी नंबर हो गया है। बताइए एक मिनट, थोड़ा और इसको, हाँ देखिएगा ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब ये ऑप्शन नंबर सी है और कोण बोला है यहाँ पे, इसमें ऑप्शन नंबर पहला से देख के तो हमको निकाला नहीं जा सकता, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 से देखेंगे तो डी बराबर कितना अंश दिया है, तो डी बराबर आपका 60 अंश दे दिया है। जब डी बराबर 60 अंश दे दिया है तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर डी का मान 60 रखते हैं, सिंपल में डी का मान क्या रखते हैं, 60 रखते हैं। तो जब यहाँ पर डी का मान 60 तो डी बराबर, ये आपको पता होना चाहिए कि एक ही रेखा पर जब समकोण मतलब काटती है, ठीक है, एक ही बिंदु पर, मतलब एक ही समानांतर, देखिए ये वाली, ठीक है, और ये वाली दोनों समान है, और ये वाली दोनों, तो ये भी कोण क्या होगा, समान होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए सी का मान, यानी कि सी का मान हमको एक्स का मान ज्ञात करना है। जब से एक्स का मान ज्ञात करना है, ऑप्शन नंबर दोनों से हमको मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर दोनों से मिल जाएगा। तो ए और बी दोनों पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ए और बी दोनों पर्याप्त है। अगर एक से हम निकालना चाहेंगे तो एक से हमारा निकल नहीं पाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सत्य होगा। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि अगर हम ए को सिर्फ लेंगे तो इसका आंसर निकालना मुश्किल है। कैसे, अगर ए में देखा जाए तो बस चित्र दिया है, इसमें मान तो हमको पता नहीं है, लेकिन अगर बी को देखेंगे तो कोण बी में बराबर कोण डी बराबर 60 अंश दिया है। तो जब कोण डी बराबर 60 अंश तो यहाँ पर कोण सी भी क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। यानी कि ए और बी दोनों को मिलाकर बना रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कथन ए और कथन बी दोनों सत्य है, ठीक है। चलिए यह पर्याप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। पढ़िए, देखिए नीचे दिए गए कथन को अवधारणा निहित कीजिए। कि कथन दिया है पहला, छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। यानी कि पढ़ने के लिए आपका नोट्स मांग रहा है। एक लड़का है जो दूसरे लड़के से बोल रहा है कि मुझे पढ़ने के लिए आपका नोट्स चाहिए, प्लीज़ दे दीजिए। दे दीजिए की बात नहीं कहा, लेकिन चाहिए बोला, इसका मतलब उसको चाहिए। चलिए अवधारणा में क्या बोला है, छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिया है। भाई तैयार किया है तभी तो वो मांग रहा है। तो पहला ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन में क्या बोला है कि ऑप्शन छात्र 2 ने नोट्स को तैयार कर लिया, यानी कि तैयार कर लिया तभी तो ये छात्र पहला वाला मांग रहा है, तो पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या बोला है, छात्र 1 ने उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। नहीं, ये बात कहीं पे भी नहीं बोला है कि जो छात्र ए है यानी कि छात्र 1 है वो सत्यापित करना चाहता है। कहीं पर भी इसका बारे में डिस्कशन नहीं किया गया कि छात्र ए उसको परखना चाहता है या देखना चाहता है। तो ये बात तो गलत हुई ना, क्योंकि छात्र ए के पास नोट्स तैयार नहीं है, इसलिए छात्र दूसरे से नोट्स मांग रहा है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला कौन सा सही है, तो केवल एक अनिहित करता है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने जैसा कि देख रहे हैं, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। निम्नलिखित श्रृंखला का अलग अक्षर क्या होगा। देखिए सी दिया है, सी ने हमारा कितने पे आता है, तो 3 पे आता है। डी दिया है, डी भाई कितने पे आता है, तो 5 पे आता है, ठीक है। देखिए नहीं सी डी 3 4, अब देखिए
सॉरी 1 मिनट, देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। हाँ देखिए इसको मिटा दें। देखिए सी हमारे कितने पे आता है, तो 3 पे आता है। डी हमारे कितने पे आता है, तो 4 पे आता है। ई 5 पे आता है, लेकिन एफ आ गया है 6 पे। यहाँ पर देख रहे हैं 1 का अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर था, यहाँ पे 2 का अंतर हो गया। इसमें 1 1 किया है, इसमें 2 1 किया है, अगले वाले में शायद 3 अंतर करे। देखते हैं तो क्या आई हमारा 9 पे आता है, तो बिल्कुल 9 पे आएगा। तो अगला में हम क्या कर देंगे, 4 को ऐड कर देंगे, यानी कि आई में अगर 4 देंगे, 9 में 4 13, तो 13 पे क्या आता है, तो एम आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एम जहाँ पे होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर एम इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ग्लास वाला क्वेश्चन आ गया, और बिल्कुल ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लेवल 1 का, और बहुत ही आज को मैं कोडिंग भी दिखा दूंगा कि कब का पेपर है, शुरुआत में देखे होंगे आप, ठीक है। तो आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन बनेगा, सेम टू सेम, ठीक है ना। चलिए देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन से हिसाब से मत मारिएगा, मैं एक बोल रहा हूँ आपको ऑप्शन के हिसाब से करना ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको ऑप्शन देखना नहीं है, क्वेश्चन को बस देखना है। देखिए बोला क्या है, इस फिगर को देखना है सबसे पहले। इस फिगर को देखने के बाद बोला है आंसर द फिगर्स, यानी कि इसमें से आंसर देना है, बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी आकृति है कि जो कि सत्य हो सकता है, ठीक है। इसमें से कौन सी ऐसी आकृति है जो कि सत्य हो सकती है इसमें से, ठीक है। चलिए देखिए ये जो बर्तन है, बर्तन गिर भी सकता है प्लेट में, ग्लास है जो, तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। ये भी सही है स्थिति, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन देख रहे हैं कि बर्तन से ऊपर है ग्लास, यानी कि कोई पार्ट है बर्तन का, उस बर्तन से ऊपर ग्लास हवा में है, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, और इस तरह फिगर के हिसाब से देखेंगे तो ए नंबर फिगर सही है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन कहाँ पे है, तो ये हमारा दूसरा पे है, तो ए नंबर इज राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं निष्कर्ष है, और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा आपकी तरफ पूछे जाएंगे। देखिए दिए गए कथन को सत्य मानते हुए भले ही सामान्यतः तथ्यों में भिन्न हो प्रतीत होते हो, और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, यानी कि कौन सा इसके लिए पर्याप्त है, सीधा रूप से बोले तो, ठीक है। देखिए कुछ धातु लोहे हैं, अब धातु बनाने हैं, कुछ धातु लोहे हैं, इसको हम क्या मानते हैं, धातु, धातु को डी से DH, और लोहे को हम क्या करते हैं, L कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोहे भारी होते हैं, कुछ लोहे भारी होते हैं, यानी कि कुछ लोहे भारी हैं, मतलब भारी, ये मत समझिए कि भारी की बात कर रहा है, इसके बीच में कोई संबंध नहीं बताया है, डायरेक्टली नहीं बताया है, यानी कि डी वाले और ये वाले में कोई भी ऑप्शन डायरेक्टली नहीं बताया है, इसको तो हम लोग ऐसे ही छोड़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पर आपको बना है कि नहीं बना है, सिंपल से देख ही रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए ऑप्शन में निष्कर्ष में क्या बोला है, निष्कर्ष में सभी लोहे धातुएं हैं। क्या यहाँ पर कभी भी सभी लोहे के बारे में, धातुओं के बारे में बोला गया है, नहीं, ऑप्शन पहला गलत डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर कुछ में सभी नहीं आता है। चलिए ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, सभी भारी धातुएं हैं, सभी भारी धातुएं, ठीक है। धातु और भारी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया है, तो कोई भी अनुसरण नहीं करता है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। चलिएगा अगला देखिएगा, वेन आरेख से क्वेश्चन आ गया। वेन आरेख में देखिए कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित में से बीच को ढंग से दर्शाता है, कौन सा है जो ढंग से दर्शाता है। अब भाई देखिए इसमें ऑप्शन से कौन सा दर्शा रहा है, ठीक है, कौन सा दर्शा रहा है, यहाँ पर देखिए चेक करिए, बताइए। चलिए देखिए अगर हम पहला हिसाब से देखेंगे, वेल क्या है, एक जल में रहने वाली मछली है। जहाज क्या है, जहाज भी हमारा जल में रहती है। और महासागर क्या है, तो आपको पता है कि महासागर में ही हमारा जल भरा रहता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहली बात सिंपल से कि वेल क्या है, वेल और जल, ठीक है, ये तो अलग अलग है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो वेल है वो जल में रहती है और जो जहाज है वो जल है। तो इसको हम बोल सकते हैं, ये वाला हमारा जल हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, जहाज बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेल बोल सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ऐसा जहाँ पर भी होगा वो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है ऐसा आंसर,
तो ऑप्शन नंबर इस दूसरा में है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन बनने वाला है ग्रुप डी में इस बार भी, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है आपको। पहली बात मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। चलिएगा देखिएगा, क्वेश्चन दिया है आपको, एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न के उत्तर देने के लिए कथन आवश्यक पर्याप्त है। कौन सा पर्याप्त है कथन? देखिए आपको एग्जाम में क्या करना है, इतना नहीं पढ़ना है। पहली बात, डायरेक्टली मन ही मन में धड़क 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 आराम से पढ़ लीजिएगा तुरंत। उसके बाद डायरेक्ट पूछेगा प्रश्न पे, सब्जियों के 20 डब्बों का कुल भार क्या है, उनमें प्रत्येक बराबर भार है। यानी कि अगर हम देखा जाए यहाँ पे सब्जियों के 20 डब्बे हैं, कोई सब्जी का क्या है 20 डब्बा है। अब ये नहीं बताया कि एक डब्बा में कितना वजन है, कुछ नहीं बताया है, लेकिन फिर भी इसको हम देखेंगे कौन सा सही हो सकता है। प्रत्येक जो है बराबर भार का है, क्या बोला है, प्रत्येक बराबर भार का है। चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कथन दिया है, पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे की 1/3 का भार 10 kg है। यानी कि प्रत्येक जो 10 डब्बा है शुरू में, पहले तो मान लीजिए 20 डब्बा है, लेकिन शुरुआत में जो 10 डब्बा है ना, वो क्या है, 1/3 का भार 10 kg है। यानी कि अगर हम मानते हैं कि जो एक डब्बा है 10 डब्बे का, 10 डब्बे में प्रत्येक डब्बे का, यानी कि 10 जो डब्बा है वहाँ तक प्रत्येक डब्बे का जो भार है 1/3 है किसका, 10 का, 10 kg का। यानी कि यहाँ से 1/3 को अगर निकालना चाहेंगे तो अगर का भार 10 है, 10 kg, 1/3 का भार कितना है 10 kg। तो अगर एक की हम निकालेंगे भार तो यहाँ पर 10 × 30, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर एक की शुरुआती में जो 10 डब्बा है, शुरुआती में जो 10 डब्बा है, अगर उस 10 डब्बा के में अगर वजन निकालेंगे एक एक डब्बा का, तो एक डब्बा का दाम 30 भार हो रहा है, 30। अब देखिए दूसरा बोला है 6 डब्बों का कुल भार 4 डब्बों के कुल भार से 40 अधिक है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि पहला वाला से तो हम ऑप्शन निकाल रहे हैं 10 डब्बे का, इससे भी सही है, लेकिन दूसरा वाला में देखिए क्या बोला है, दूसरे वाले में बोला है कि 6 डब्बे का कुल भाग, जो 6 डब्बा है उसका कुल भार 4 डब्बे के क्या है, 4 डब्बे के कुल भार से 40 किलो अधिक है। यानी कि जो 4 डब्बा है उसमें क्या है 40 किलो ये वाला अधिक है 4 डब्बों से। और जब आपको पता है कि 40 किलो अधिक है, मतलब कि क्या है, 2 डब्बा का दाम कितना आ गया 40, यानी कि 6 डब्बे का भार 40 kg है, यानी कि 40 आ रहा है। ठीक है, तो एक डब्बा का यहाँ से निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि देख रहे हैं कि प्रथम जो शुरुआती में 10 डब्बा है उसका एक डब्बे का रेट 30 रुपया है, और जो बाकी जो 10 डब्बे बच गए उसका रेट कितना आ जा रहा है 20 रुपया। यानी कि दोनों को मिलाकर हमारा निकल रहा है कि दोनों का आंसर दोनों ऑप्शन को देखकर निकाल पा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा, कथन ए और कथन दोनों एक साथ निहित हैं। ठीक है, चलिएगा सही क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में सभी बच्चे फंसेंगे, आप भी फंस जाएंगे। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आकृति निहित है, देखना है कि इसमें कौन सी आकृति इसमें निहित है, बताना है। ठीक है, देखिएगा पहला ऑप्शन क्या है, प्रश्न आकृति, ये वाला है प्रश्न आकृति। अब इसी प्रश्न आकृति को देखकर आपको हल बताना है। ऑप्शन में देखिएगा जहाँ पे पहला ऑप्शन, ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन में क्या ये निहित है, आप बताइए। देखिए ये वाली जो छोटी वाली आकृति है, ऐसी वाली ये इसमें कहीं नहीं बन रही है, इसका मतलब कि इसमें निहित नहीं है। लेकिन बी वाला में ये वाला आकृति बन रहा है, और जो बी वाला में ये भी आकृति बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कि बी वाला ऑप्शन में सही हो। आगे देखते हैं क्या सी में है, तो सी वाले में तो यही आकृति नहीं बन रहा है, डी वाले में तो ये भी आकृति नहीं बने, कि ऑप्शन नंबर बी कौन सा है राइट आंसर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, दिए गए कथन निहित है, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा धारणा कथन में निहित है। कथन दिया है भाई साहब, महापौर ने अपने सचिव से कहा हर शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए। मतलब बोला है महापौर ने अपने सचिव से कहा है कि हर शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना जरूरी है, मतलब होना चाहिए। धारणा, पारिस्थितिकी पार्क हरित क्षेत्र में सुधार करता है। भाई बिल्कुल सही है,
क्योंकि अगर पार्क होगा तो उसमें पेड़ पौधे होंगे तो हरियाली आएगी तो सुधार होगा ही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखें, पारिस्थितिकी पार्क वायु प्रदूषण को कम करने का मदद करता है। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अगर हरियाली होगी तो वहाँ पर वातावरण शुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं छोड़ेंगी तो ये पेड़ पौधा उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन बना देगा। तो ये भी बिल्कुल कथन दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर कथन और दोनों A1 2 दोनों सही है। ठीक है, चलेगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में निहित है या आएगी स्थान पे बताना है। कौन सी आकृति इसमें स्थान पे आएगी? भाई पहला देखिए, पहला दिया है ऐसा डमरू वाला। अब डमरू वाला पहला बनाया हुआ है ये वाला। ठीक है, जब डमरू वाला बनाया है उसके बाद थोड़ा क्या हुआ, मतलब ये पूरा बीच में खाली छोड़कर और साइड चला गया है। ठीक है भाई, जब साइड चला गया तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाला आकृति को भी क्या ऐसे भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए दूसरा वाला आकृति ऐसे है, ये जो डब्बा है और इस डब्बे में ये वाला डब्बा। अब जब ऐसा है तो लकड़ी आकृति में क्या होगा, ये डब्बा यहाँ पे जाएगा और ये वाला डब्बा यहाँ पे जाएगा। तो ऐसी आकृति कहाँ पे है? तो ऐसी आकृति बी है। ठीक है, तो बी नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रीजनिंग इतना बेहतरीन हो जाएगा ना कि आप एग्ज़ाम में देखते देखते मार के चले आएंगे। देखिए कोई भी ये जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जितने भी हैं, प्लीज़ आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल से मदद ले सकते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, चलिए आगे आपकी मर्जी है, फॉलो करना हो तो कर लीजिएगा, छोड़ना हो तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही डेली आपको रिपीटेशन कराता रहूँगा। और ये कौन सा क्वेश्चन था मैं आपको बता दूँ, देखिएगा ये था हमारा ग्रुप डी का रेलवे बोर्ड में 17 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था। 17 को फर्स्ट शिफ्ट में, लेवल 1 के 2018 में आया हुआ क्वेश्चन थे। चलिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपको डेली प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। वंदे मातरम।